हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के पैटर्न की एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो वहाँ सेक्शन होता है एसएससी सीएचएसएल पेपर के अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या रहता है उनका पैटर्न, कितना होता है इनका कट ऑफ। तो देखिए, सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ये बेसिकली 12th लेवल की एग्जामिनेशन होती है और इसमें 3 टाइप के पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक होता है पोस्टल असिस्टेंट। तो बेसिकली यही 3 टाइप के यहाँ पर होते हैं पोस्ट। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है एग्जामिनेशन स्कीम। तो देखिए, एग्जाम 3 टीयर में कराई जाती है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। अब टीयर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब ये है कि हम पेपर 1 जो है वो देने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे 200 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो मेरिट लिस्ट है ना, वो टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स को ऐड कर कर बनता है, तब जब आप क्वालिफाई करते हो टीयर 3 एग्जाम को। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 सेक्शन में एग्जाम होता है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल है, सब में 25-25 ही सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कि टोटल जो है सवाल वो मेरे पास 100 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। यहाँ पर ये 50 है, तो ये सारे 2 मार्क्स के सवाल होते हैं। मतलब हर एक से 2 मार्क्स के ही सवाल पूछे जाते हैं और निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। मतलब कि 0.5 जो है वो अगर आप गलत करते हो तो काट लिए जाते हैं। इस पूरे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है वो होता है 60 मिनट का। 1 घंटे का पेपर ये होता है जिसमें 100 सवाल होते हैं। आपको ये सारा करना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों को के मार्क्स को ऐड कर कर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर ये 300 का मेरिट लिस्ट है, 300 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स अकेले टीयर 1 के पेपर में है और ये टीयर 1 इक्वली वेटेज पे बटा हुआ है। मतलब कि आपको चारों सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तभी आप ये एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे और अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टीयर का पेपर है, मतलब एक ही, ये काफी इंपॉर्टेंट टीयर है। उसके जस्ट बाद टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। इस कारण से इसके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं। मतलब कि ये थोड़े से मॉडरेट टाइप के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अभी जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसमें थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर काफी आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी इजी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो हम टॉपिक की बात करें तो बेसिकली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका अरिथमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन होता है। अब हम बात करें एडवांस की, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस 2020 और 2021 के पेपर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो अलजेब्रा से 2 से 3 सवाल होते हैं। एवरेज की बात करें तो 1 ही सवाल होते हैं। ज्योमेट्री यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर 3 से 4 सवाल होते हैं उसके। मेंसुरेशन ये काफी आसान होता है, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला के थ्रू आप बना सकते हो। 1 से 2 सवाल इससे ही पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 1 से 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन 1 से 2 सवाल। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पर 2 से 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से ये जैसा कि सीजीएल में भी होता है 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप एक स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। अगर हमें आता है सब कुछ पर एग्जाम तब भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि अब हमें चाहिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो कैलकुलेशन जो है वही मदद कर सकता है आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अच्छे से करने में।
तो यहाँ पर हम कट ऑफ देख लेते हैं। ये देखिए कट ऑफ जो है ये पिछले 5 साल का कट ऑफ है। तो आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या है, काफी हाई है, मतलब कि 70% से 80% के बीच में कट ऑफ रहा है इनका। 2019 का पेपर देखिए, ये जनरल कट ऑफ की बात हो रही है और एलडीसी की बात हो रही है। एलडीसी पेपर के लिए सबसे कम कट ऑफ जाती है। तो यहां पर देखिए 70 से 80% जो कट ऑफ है यहां पर, तो आप अगर मान लीजिए कि 100 में 70 से 80 नंबर आपको लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, केवल प्री को क्वालिफाई करने के लिए। ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये केवल प्री क्वालिफाई, मतलब टीयर 2 आप तभी दे पाओगे जब आप इतने नंबर से ज्यादा नंबर लाओगे या मिनिमम इतना लाओगे। तो 70 से 80% आपको लाने ही होंगे। ये हाई ट्रेंड इसलिए भी है क्योंकि यहां पर पेपर जो है वो नॉर्मलाइज होता है, मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट में होने के कारण क्या होता है कि कोई आसान पेपर हो गया, कोई टफ पेपर हो गया, तो उस कारण से उसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड किया जाता है और जिस कारण से पेपर नॉर्मलाइज कर लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका ये 2021 का पेपर से लिया गया है। तो 2021 जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था तो उसमें किस टाइप के सवाल पूछे गए थे। तो ये देखिए ये पहला सवाल है, यहां बोल रहा है कि कॉर्ड AB एंड डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल मीट एट अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल व्हेन द प्रोड्यूस्ड। चलिए एक यहां पर सर्कल है, तो ये मेरा सर्कल है। अब यहां पर बोल रहा है कि ये मान लीजिए मेरा सेंटर था, ये मेरा सेंटर था O, ये है CD। CD क्या है, डायमीटर है। अब देखिए ये क्या है, AB, ये मेरा कॉर्ड है। दोनों को आगे बढ़ाया ना तो ये P पर मीट किया। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि PB जो है ये मेरा 8 सेंटीमीटर है और AB जो है ये मेरा 12 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस जो है ना P से कहां का, यहां सेंटर का, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 है। तो आपको बताना है कि रेडियस कितना होगा। चलिए हम रेडियस R मानते हैं, तो ये भी R होगा क्योंकि डायमीटर क्या होता है, 2R होता है। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा 18 माइनस R, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 18 था। तो R घटा देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमें एक थ्योरम पता है, वो क्या है कि PB जो है ना इनटू AP ये बराबर होते हैं किसके, तो ये बराबर होंगे PD इंटू PC के, ठीक है। मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का जो प्रोडक्ट है वो इस वाले हिस्से और इस कंप्लीट वाले हिस्से के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो चलिए PB यहां पर क्या है, तो PB यहां पर है 8, ये पूरा सम कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20, तो ये हो जाएगा मेरा 160। अब देखिए PD जो है तो ये है मेरा 18 माइनस R, तो यहां हम लिखते हैं 18 माइनस R, और ये क्या है मेरा, यहां से यहां तक अगर पार्ट 18 था तो यहां पर केवल प्लस R ही तो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस R। अब अगर हम यहां देखें तो ये हो जाएगा 160, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और यहाँ हो जाएगा ये r स्क्वायर। अब हम अगर r स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 164। अब देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर निकालना होगा, ऑप्शन पॉइंट में है, तो हम यहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 164 को इसके करीबी ले जाते हैं स्क्वायर रूट के पास, तो ये है 169 स्क्वायर रूट होता है 13 का, ठीक है, मतलब कि 13 का स्क्वायर 169 होगा, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो 13। अब हम देखेंगे कि 164 किसके नजदीक है, ये 13 के स्क्वायर के नजदीक है, तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा 13 का वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके कैलकुलेशन में मदद करती है और ऐसे ही आप टाइम बचाते हो ताकि आप दूसरे जो कठिन सवाल है जिसमें टाइम लगना है उसमें टाइम दे सको और मैक्सिमम जो टाइम है ना वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, ताकि क्या हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एक्यूरेसी के साथ और मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 48 किलोमीटर चलता है, कितने के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब यहां पर
दूसरा जो 52 किलोमीटर है वो कितने की स्पीड से चला, 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर टोटल टाइम डिस्टेंस तो हमें पता है कि 48 प्लस 52, तो यहां पर टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरा हो जाएगा 100 किलोमीटर। चलिए हम टोटल टाइम की बात करें, तो टोटल टाइम मेरा क्या निकल कर आएगा, तो यहां से 48/40, क्योंकि टाइम जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। तो पहला तो ये टाइम निकला 48/40 प्लस, अब यहां दूसरा टाइम भी है 52/65। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा 12, अगर 8 से करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 13 के टेबल से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, मतलब कि 6/5 प्लस 4/5। तो यहाँ से टाइम जो मेरा टोटल निकल कर आएगा वो है 2 आवर्स। हमारे पास टोटल ये पता था, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी 100/2, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच अ नंबर। ठीक है, ये नंबर है आपके पास, बोल रहा है कि डिविजिबल है 9 से। ये m आप देखो, ये m जो है ना, ये क्या है, यहां पर ये एक कंप्लीट नंबर है, मतलब कि ये एक डिजिट है, m एक सिंगल डिजिट है उस नंबर का, वो जो नंबर था। तो आपको बताना है कि इसका पॉसिबल वैल्यू m का क्या होगा। ठीक है, इसके लार्जेस्ट, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल है उनका प्रोडक्ट। तो हम यहां पर नंबर लिखते हैं, तो 5, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता था कि आप सारे डिजिट को ऐड कर दो। सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है ना, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। मतलब ये 9 से डिविजिबल अगर बोल रहा है तो इसका जो सम है वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम यहां पर मान लेते हैं ये 9n है। ठीक है, मतलब 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर होगा तो वो हम बताएं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 21 प्लस 3n। अब देखिए ये 9n है। अब यहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर की बात करें तो सबसे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम यहां पर 1 से लेकर कहां तक की बात करेंगे, 9 तक की बात करेंगे। मतलब m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 1 से लेकर 9 तक ही लाई करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। हो सकता है वो 0 हो, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे 0 रखें ना, 0 से लेकर 9 तक आप बोल लीजिए, तो 0 रखेंगे तो 21 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो भैया ये 0 तो कट गया। 1 रखें तो ये क्या होगा, 21 प्लस 3, 24 भी 9 के टेबल में नहीं आता। अब जैसे ही 2 रखें ये हो जाएगा 6, और 27 आता है। तो जो मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मुझे मिल गया है 2। ठीक है, m का स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये। चलिए अब हम अगर लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू 9 है। क्या अगर हम यहाँ 9 रखें तो ये 9 से डिविजिबल बनेगा, तो देखिए 21, 9 3 होता है 27, 21 और 27 को जब ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 48। 48 नहीं होता 9 से डिविजिबल। ठीक है, एक नंबर और पीछे जाते हैं, 8 अगर पुट करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24, ये है 21, इन दोनों को ऐड करें हो जाएगा 45। मतलब क्या, लार्जेस्ट जो वैल्यू है ना ये 8 होगा, क्योंकि ये तो लाई कर गया। अब 9 हो नहीं सकता था, 8 होगा, तो अब लार्जेस्ट 8 रहा। यहां पर बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो भैया, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा 2 × 8 मतलब कि 16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ये ज्योमेट्री क्या है ना, कि बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहाँ कैलकुलेशन पे समय बर्बाद नहीं होता है। तो ये ए, बी और सी। यहां बोला है कि ए जो है ये 135 डिग्री है। अब सी ए ये जो है वो
√2 है, AB ये वाला पार्ट 7 है। बोला है कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, किसके, तो AC और AB के, मतलब ये है AB रिस्पेक्टिवली, ये मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है कि EF का लेंथ कितना होगा। चलिए यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि EF तभी निकलेगा जब ये पार्ट हमें पता हो। क्यों? क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम पता है कि EF जो है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, हाफ BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, हमें पता चला कि ये हाफ कर देंगे ना, मतलब BC निकाल लेंगे तो ये इजिली हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि BC कैसे निकालेंगे भैया, क्योंकि हमें तो बस ये दो साइड पता है और ये ट्रायंगल जो है वो स्केलन है। हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल है, हमें नहीं पता कि ये क्या इक्विलैटरल है, ना ही हमें पता है कि ये आइसोसेलस है। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए हम यहां पर ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच एक रिलेशन जानते हैं। तो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल। अब देखिए ये रूल मैं बताता हूं कि क्या होता है। बेसिकली ए के अपोजिट साइड वाले को हम ए बोल रहे हैं, बी के अपोजिट, ये एंगल बी की बात हो रही है, ये ए एंगल ए की बात हो रही है, इसको हम बी बोल देते हैं और इसके अपोजिट साइड वाले को सी बोल देते हैं। तो यहां पर जो ए है ना, ये बराबर होगा किसके, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस ए के। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें ए ही तो निकालना है। हमें बी की वैल्यू पता है कि AC कितना है, तो AC है 5√2। हमें C की वैल्यू पता है वो है 7। तो हमें बेसिकली A निकालना है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, तो 5√2 का होल स्क्वायर ये होता है 50, 7 का होल स्क्वायर ये होता है 49 माइनस 2BC हो जाएगा 2 इंटू बी कितना है मेरा, तो बी है मेरा 5√2, ये है मेरा 7 इंटू कॉस 135। तो 135 जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो कॉस निगेटिव होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/√2 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से √2 और √2 को काट देते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 169, मतलब कि 13। चलिए BC जो है वो मेरा मिल गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि EF क्या होगा, हाफ BC होता है, मतलब कि ये 13 का हाफ हो जाएगा, मतलब 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कैसे, ये काफी आसान था, बस ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो पर इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हो रहा था। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बेसिकली काफी आसान है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यहाँ पर बोला है कि कॉसेक थीटा, कॉसेक हमें पता है कि जस्ट साइन का रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ये हाइपोटेनस बाय अपोजिट होता है। तो चलिए एक ट्रायंगल अगर हम बना लें, देखिए ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए हम इसे थीटा बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि कॉसेक थीटा, तो मैंने बोला कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, या फिर अपोजिट बोल सकते हो आप। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, √5। ठीक है, ये है मेरा हाइपोटेनस, तो इसे अगर हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, इसे अगर हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा पार्ट मेरा 1। अब देखिए हमें पता चल गया सारा वैल्यू, एक ट्रायंगल में तीनों वैल्यू। अब हम सारा रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। तो सेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है कॉस के जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा √5। तो चलिए सेक थीटा यहां पर है प्लस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या था, तो सेक थीटा था √5 प्लस टैन थीटा क्या था, तो टैन थीटा था 2/1, 1 ही होता है, मतलब 2 ही होगा, माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा जस्ट टैन के अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/√5। अब ये 2 कैंसल आउट हो गया। चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं √5 माइनस 1/√5 प्लस 2 की। अब ये निकल कर आ गया मेरा 4/√5 प्लस 2। ठीक है, अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें तो रेशनलाइज करने पे ये बनेगा 2 + 4 √5/5।
ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो है 2 + 4√5/5, तो ये मेरा सही सवाल मतलब सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखा आपने, ये काफ़ी आसान सवाल है, बस आपको पेशेंस रखकर बनाना है, ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना होता। हाँ, किसी किसी सवाल में कैलकुलेशन होता है, तो आप अगर इन सब में टाइम बचा लोगे ना, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसमें आराम से टाइम दे दोगे और आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब यहाँ पर है कि ए और बी किसी काम को 24 और 40 दिन में करता है, तो हम इसे बनाने के लिए जिस रूल को यूज़ करेंगे वो है एलसीएम रूल, ठीक है। तो ए जो है वो किसी काम को करने में 24 दिन लगा रहा है, बी उसी काम को करने में 40 दिन लगा रहा है। अब बोल रहा है ना कि दोनों काम स्टार्ट तो किया, ठीक है, कब तक, 8 दिन तक, उसके बाद छोड़ दिया। फिर सी जो है ना वो बचा हुआ जो काम था वो 14 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि काम आखिर करना कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इनका जो एलसीएम है मतलब कि 120, तो 120 यूनिट जो है वो मुझे काम करना था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 5, ठीक है, मतलब वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा था। और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट ही काम कर रहा था। तो 8 दिन तक दोनों मिलकर कितना काम खत्म करेंगे, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 8 × 8 64। तो 120 में अगर 64 घटा दें तो यहां से निकल कर आएगा 56, मतलब इतना काम जो है ना मेरे पास अब ये बच गया था, क्योंकि 64 यूनिट तो काम खत्म कर दिया ए और बी ने मिलकर 8 दिन में। अब ये 56 है, अब इसको 14 दिन लगे सी को कंप्लीट करने में, तो सी की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 56/14, मतलब कि 4 यूनिट। तो हमें सी की एफिशिएंसी पता है, तो अब बताना है कि ए और सी मिलकर उस पूरे काम को, पूरा काम कहने का मतलब है कि 120 यूनिट ही काम है। तो अब 120 यूनिट, अब ए और सी, ए का एफिशिएंसी कितना था 5, बी का एफिशिएंसी कितना था 4, तो ये दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 9। तो उसे टोटल इतने समय लगेगा करने में। अब बोल रहा है कि पूरा खत्म नहीं करना है भैया, खत्म करना है केवल 75%, मतलब 75% पार्ट ही खत्म करना है। तो आइए 75/100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 3 4, यहाँ से हुआ ये 30 और ये 9 से ये कट गया, आंसर आया 10 डेज, ठीक है। तो 75% काम करने में ए और सी को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल जो है ये परसेंटेज का सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बोल रहा है ना कि गीता जो है वो 23% मार्क्स लेकर आती है। अब मान लो कि एक पेपर है, 100% का पेपर हुआ, तो मेरे लिए भी वो 100% का पेपर था, मतलब 100 नंबर का ही पेपर मान लो, तो मेरे लिए भी 100 नंबर का पेपर है। मेरे क्लास में जितने लोग बैठे हैं ना, सबके लिए टोटल मार्क्स कितना है, 100 नंबर का पेपर है। अब उसमें जो गीता है ना वो 30% मार्क्स लाती है, जो भी टोटल मार्क्स हो उसमें 30% मार्क्स लाती है, पर वो फेल हो जाती है 50 नंबर से। मतलब कि अगर 30% में वो 50 नंबर ज़्यादा ले आती ना, 30% टोटल मार्क्स के, ठीक है, उसमें 50% ज़्यादा ले आती तो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाती। अब संदीप जो है ना वो बेचारा 45% मार्क्स स्कोर कर लेता है, और जैसे ही वो 45% मार्क्स स्कोर करता है वो 25 नंबर ज़्यादा ले आता है, किससे, पासिंग मार्क्स से, जो मिनिमम मार्क्स था ना रिक्वायर पास होने के लिए, उससे। तो अगर मान लो कि अगर वो 25 मार्क्स कम ले आता 45% मार्क्स लाने के बाद, तो क्या होता, वो एग्जैक्टली सेम मार्क्स होता किसके, जो मिनिमम मार्क्स थे। और ये अगर 30 मार्क्स लाकर अगर 50 मार्क्स ज़्यादा ले आते तब भी ये क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता। तो यहीं पर ये सवाल खत्म हो गया। हम मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितना, x है। तो गीता पहले स्कोर क्या कर रही है, तो 30/100, 30% किसका, x का। और अगर ये 50 ले आती तो ये क्या था मेरा, ये था मेरा मिनिमम मार्क्स जिसमें हम पास हो जाते एग्जाम। ये बराबर होगा किसके, तो ये अगर 45% मार्क्स ले आता ना, ठीक है, और 25 मार्क्स ज़्यादा ले आया, तो अगर हम 25 घटा देंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसे इधर ले जाते हैं, उसे उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15/x 75, ठीक है, ये कटा। यहाँ से x की वैल्यू है 500। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि विमल जो है वो 64% मार्क्स लेकर आया, तो बताओ उसके मार्क्स कितने थे। तो x का 64% निकाल देते हैं, तो ये होगा 500
64, तो 564 ये क्या हो जाएगा 320, ठीक है। तो 320 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली CHSL में। तो थैंक यू दोस्तों। आपको इसी तरह कि अगर ये चाहिए, इसी तरह के अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें।